तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। आप लोग का एक पोर्शन था सर का रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर डेबिट और क्रेडिट को पहचानना, तो डेबिट और क्रेडिट पहचानने का दो फेमस रूल है, एक गोल्डन रूल, दूसरा मॉडर्न रूल। हम लोग शुरू में नहीं पढ़ा है और इसको लाइफ में आगे पढ़ने का भी उतना जरूरत नहीं है, पर एक्चुअली आप लोग का MCQ है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन डालेगा, इसलिए हमको पढ़ाना पड़ रहा है। पहले क्या था सर, नहीं आता था क्या कि हम लोग को सम्स बनाना पड़ता था। तो सर हम लोग तो जनरल बिना गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल पढ़ के कर लिए कि नहीं, तो मेरा उस तरीका, हाँ वो मेरा जो RP रूल उसको याद रखना, वो लाइफ टाइम तक चलेगा। बट इसको भी पढ़ा रहे, जो आप लोग का है गोल्डन रूल भी जानना है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पर गोल्डन रूल पढ़ने कब अच्छा से पढ़ा जाता है, जब हम लोग ट्रैवल्स पढ़ लेंगे ना तब अच्छा से गोल्डन रूल और समझ में आता है। फिर भी हम लोग मजबूरी बस है, क्योंकि आपका इस सेमेस्टर में ट्रैवल्स है नहीं, इस सेमेस्टर में लेजर नहीं है, वो पढ़ाएंगे तो सर टाइम कंज्यूमिंग होगा, एग्जाम में आएगा नहीं। तो डायरेक्टली हम लोग गोल्डन रूल पढ़ रहे, हम जैसे पढ़ा थोड़ा सा सपोर्ट करिए तो ये चैप्टर भी हम लोग कवर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं। चलिए, तो गोल्डन रूल समझने के लिए हम लोग को कुछ आइटम पहचानना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ आइटम पहचानना पड़ेगा, वो डिफरेंट आइटम को यहाँ समझेंगे तभी हम लोग गोल्डन रूल को आसानी से समझ जाएंगे। और ये आइटम कब तक पहचान लेते हैं, ट्रैवलेंस करने से जल्दी हो जाता है, बट नहीं फिर भी हम लोग कोशिश कर आराम से पहचान लेंगे। सबसे पहले हम लोग बिजनेस में बहुत सारा आइटम होगा, उसमें से कुछ आइटम पहले पहचानेंगे एक्सपेंसेस ग्रुप में। किस रूप में पहचानेंगे, एक्सपेंसेस, कि वो एक्सपेंसेस है कि नहीं। तो सर एक्सपेंसेस पहचानने के लिए कुछ बात बता रहे हैं, उस बात को आपको फॉलो करना है। सबसे कोई भी चीज़, कोई भी हम बोलेंगे ये बताओ क्या है, तो अगर वो एक्सपेंसेस बोलने जा रहे हो तो सबसे पहले देखना वो रेगुलर होता है कि नहीं, माने वो रेगुलर एक्सपेंसेस है कि नहीं, रेगुलर पेमेंट होता है कि नहीं। दूसरा, वो हम लोग जानबूझ के करते हैं, इंटेंशन से, है ना, जानबूझ के। और तीसरा, उससे कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होता है, बेनिफिट होता है। ये तीन चीज है तो समझ जाना वो एक्सपेंसेस है। क्या बोले हम लोग, एक्सपेंसेस किसको इसको बोलेंगे, जो रेगुलर पेमेंट होता है। दूसरा, इंटेंशन क्या रहता है बताओ, जानबूझ के करते हैं। और तीसरा, कंपनी को बेनिफिट होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसा को हम लोग बोलेंगे खर्च। क्लियर है। चलो कुछ एग्जांपल दे रहे थोड़ा सुनो। जैसे बताओ सैलरी, पहले बताओ सैलरी एक बार देते कि रेगुलर देते, इसका माने बिजनेस में काम करने वाला जो एम्प्लॉय होता है उसको रेगुलर सैलरी देते हैं। अच्छा, ये जो रेगुलर देते हैं वो इंटेंशनली देते कि अनइंटेंशनली, इंटेंशनली देते। क्यों देते हैं, ताकि वो मेहनत करे और हमारा बिजनेस में क्या हो, बेनिफिट हो, है कि नहीं। हम लोग किसी को सैलरी का मुंह दिखाने के लिए देते हैं, उससे काम करवाएंगे, काम करवा के क्या करें, कोई ना कोई अलग अलग तरह का काम करेगा, कोई प्रोडक्शन करेगा, कोई परचेस करेगा, कोई सेल करेगा, कोई एडवर्टाइजमेंट करेगा, कोई डायरेक्टली बेनिफिट देगा और कोई क्या करेगा, इनडायरेक्टली। तो बताओ सैलरी एक्सपेंसेस बस समझ में आती ना। उसके बाद बताइए वेजेस एक्सपेंसेस है, हाँ कैसे सर, हम लोग जो वर्कर को जो पेमेंट करते हैं वेजेस, वो रेगुलर करते हैं कि वन टाइम, रेगुलर करते हैं। दूसरा, ये जानबूझ के करते हैं कि अनजाने में होता है, जो जानबूझ के करते हैं। क्यों जानबूझ के करते हैं, ताकि कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का बेनिफिट हो। सर जो प्रोडक्शन करता है उसको डायरेक्टली बनाता है प्रोडक्ट, उसको बेचते होंगे तो प्रॉफिट होता होगा, बट जो ऑफिस में झाड़ू मारता होगा उसको भी तो वेजेस देते होंगे, वो भी इनडायरेक्टली क्या करता है, बेनिफिट दे रहा है। क्यों, क्योंकि फैक्ट्री अगर साफ सुथरा नहीं होगा तो वर्कर काम। क्लियर है। तो सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हो, कंपनी को बेनिफिट हो, बिजनेस को बेनिफिट हो, तो ऐसा को क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस। तो सैलरी और वेजेस को देख के बोल पाओगे एक्सपेंसेस है। आपको नाम भी याद करना है, सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस, वेजेस क्या है। इसी तरह बताओ रेंट। क्यों सर, मान लो हम एक ऑफिस लिए या फैक्ट्री लिए भाड़े में, अगर फैक्ट्री भाड़े में लिए तो हर महीना हमको रेंट देना पड़ेगा, अगर ये ऑफिस लिए तो हर महीना रेंट देना पड़ेगा। हाँ सर, रेंट जो होता है रेगुलर पेमेंट होते हैं। अच्छा बताओ, ये जो रेंट देंगे जानबूझ के देंगे कि अनजाने में, भाई जानबूझ के ले रहे। अगर फैक्ट्री रेंट पर लिए ये सोच के लिए कि भैया वहाँ फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेंगे, सामान बनाएंगे और बिक्री करेंगे तभी लिए, या ऑफिस लिए तो ऑफिस में क्या बड़ा बड़ा कौन आएगा, परचेसर लोग आएगा, ऑफिस में बैठाएंगे, उसको सेल करेंगे, तब ना एक तो अच्छा एनवायरनमेंट होगा। तो इसका मतलब फैक्ट्री लेना एक डायरेक्ट बेनिफिट है और ऑफिस लेना इनडायरेक्ट। क्यों, क्योंकि जो खरीदने आएगा ऑफिस में बैठा के उसको लार्ज क्वांटिटी में बेचेंगे तब ना ज़्यादा बिक्री होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं रेंट में भी तीनों बात है, और जिसमें तीनों बात हो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। तो बताइए सैलरी एक्सपेंसेस है, वेजेस एक्सपेंसेस है, और लास्ट में एकदम याद हो जाना चाहिए, सैलरी देखते साथ बोलो एक्सपेंसेस है ना, वेजेस देखते साथ बोलो का एक्सपेंसेस है, रेंट भी एक्सपेंसेस। उसके बाद बात करें सर क्लिनिक
चार्ज। सर ऑफिस को साफ सुथरा करने का चार्जेस होता है कि नहीं? तो बता, रेगुलर पेमेंट करते कि वन टाइम? रेगुलर पेमेंट करते। सर इंटेंशनली जानबूझ के क्या अनजाने में? जानबूझ कर। और इससे इनडायरेक्टली बेनिफिट होता है। क्या सर इनडायरेक्टली? ऑफिस साफ सुथरा रहता है तो सर स्टाफ एम्प्लॉय अच्छा से काम करने आते हैं, अच्छा माहौल मिलता है उसको। नहीं तो सर गंदा रहे तो कोई ऑफिस में काम नहीं करेगा। तो सर एक तरह से ये जो क्लीनिंग चार्ज है इनडायरेक्टली बेनिफिट देता है। जैसे कोचिंग है तो आपको साफ सुथरा मिलता है, इस कारण सुबह रोज कोई ना कोई साफ करने आता होगा, सीढ़ी ये सब कोचिंग साफ करता है ना, हम लोग को एक इन्वायरमेंट मिल रहा है। अगर गंदा मिला तो हम लोग ना पढ़ने आ गए ना तुम भी बोलो सर कहाँ पर आ रहे। तो सर एक तरह से क्लीनिंग चार्ज भी क्या एक्सपेंसेस है, ये सर डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बेनिफिट देता है। आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद बताइए रिपेयरिंग चार्ज एक्सपेंसेस है। क्यों सर? हाँ, रिपेयरिंग भी रेगुलर होता है, कभी ये मशीन खराब कभी वो मशीन खराब, तो उसको रिपेयर करते रहना पड़ेगा। सर वो हम लोग क्यों कराते हैं? जानबूझ के करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे डायरेक्टली बेनिफिट है। मशीन को ठीक नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन है तो बेचेंगे किसको? तो बताइए क्या क्या हुआ? सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लीनिंग चार्ज और रिपेयरिंग चार्ज। अब बताइए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है। हम लोग का घर में भी इलेक्ट्रिसिटी जलता है कि नहीं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको बेनिफिट देता है कि नहीं? उसी तरह बिजनेस में भी, फैक्ट्री में भी, ऑफिस में जो लाइट जलता है हम लोग हर महीना पेमेंट करते होंगे, ये रेगुलर पेमेंट होगा, ये जानबूझ के करते होंगे। अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? फैक्ट्री में डायरेक्टली बेनिफिट देता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चले तो मशीन चलेगा, मशीन चले तो प्रोडक्ट बनेगा। और ऑफिस में क्या होता है? इनडायरेक्टली ऑफिस का स्टाफ भी तो इनडायरेक्टली बेनिफिट देता ही है, बेचने में, कस्टमर को बात करने में, ऑफिस में बुला कर बात करने में। तो सर इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट देता है, इसलिए हमारे बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, ये आपके लिए नया वर्ड है, थोड़ा सुनोगे है ना, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। सर डेप्रिसिएशन क्या है इसको समझने के लिए, मान लो सर एक हम मोबाइल खरीदे, मोबाइल सर आज 30 अगस्त 2025 है और एक मोबाइल हम 25,000 में खरीदे। कितना में खरीदे? 25,000 में। और आप लोग को अगले महीना 30 सितंबर 2025 को बेचेंगे कि भैया पैसा का जरूरत है, पूजा घूरना है, तो सितंबर में बेचेंगे। तो आप हमसे कितना में खरीदो? 26 की 27,000 में, 24 या 23 या 22। कोई 24 भी नहीं देगा, पहले मोबाइल का कंडीशन देखेगा। हाँ 15,000 देखो ऐसा भी है। तो इसका मतलब श्योर शॉर्ट है कि एक महीने में इसका वैल्यू कम हो जाएगा। अच्छा क्यों कम हो जाएगा? आप बोलोगे सर आप एक महीने इसका यूज किए, आप एक महीने इसका यूज किए तो यूज करने के कारण इसका वैल्यू कम होना चाहिए। यही हम लोग जब बिजनेस में पढ़ेंगे, इसी तरह बिजनेस में मशीन, फर्नीचर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस्तेमाल करने के कारण उसका वैल्यू क्या होता है? कम हो जाता है। जितना वैल्यू कम होता है अकाउंट्स की भाषा में उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जैसे सर ये मोबाइल 25 का था, अब कोई देने मांग रहा मान लो 23,000, तो कितना कम हो गया बताओ? ये 2,000 जो कम हो गया, ये 2,000 को अकाउंट्स की भाषा में क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो सर ये क्या होता है? ये भी रेगुलर होता होगा, हर दिन तुम यूज करते हो। जैसे सर अभी नहीं बेचे, फिर हम बोलेंगे एक महीना बाद बेचेंगे अक्टूबर में, तो क्या तुम 23,000 दोगे? 20,000 तुम बोले, तुम तो बोला था अगले महीना 23,000, तो तुम डायरेक्ट दोगे। हम अगले महीना बोले थे तो और एक महीना तो आप यूज कर लिए, तो और वैल्यू घटेगा। तो इसका 23,000 ना देके कितना बोला? मान लो 20,000, है कि नहीं? तो इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर दिन होता है, क्योंकि हर दिन हम लोग क्या करते हैं? मशीन का यूज करते हैं। तो एक तरह से डेप्रिसिएशन भी क्या रेगुलर होता है, जानबूझ के होता है, और सर इसका डेप्रिसिएशन का बेनिफिट होता है क्योंकि मशीन का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में क्या करते हैं? सेल करते हैं, तभी तो बेनिफिट होता है। तो बताइए था, क्लियर हुआ? तो डेप्रिसिएशन में क्या कोई बोले तो एक्सपेंसेस है, और इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में। ये एक चैप्टर ही है हम लोग का, बहुत स्टैंडर्ड चैप्टर है। तो बताइए सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लीनिंग चार्ज, रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी एंड डेप्रिसिएशन। क्लियर यहाँ तक? लास्ट डिस्काउंट अलाउड। सर डिस्काउंट अलाउड क्या होता है? डेटर से जल्दी पैसा लेने के लिए, डेटर से जल्दी पैसा लेने के लिए कुछ पैसा जो छोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड। तो सर बिजनेस में ये भी रेगुलर होता है, हर 2-3 महीना में हमको डिस्काउंट अलाउड देना पड़ता है। सर ये जानबूझ के देते हैं, ऐसे क्या होता है? कंपनी को बेनिफिट है। क्या बेनिफिट? जल्दी पैसा आ जाता है, उस पैसा का हम लोग इस्तेमाल करके और कुछ प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। तो बताइए जो 8 बताया है, 8 खर्चा, किसी को डाउट है? समझ में? किसी को प्रॉब्लम? तो जल्दी 8 याद करो, पूछेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, झगड़ा नहीं करते, ठीक है? जल्दी याद कर लीजिए 8।
ऑनलाइन भी याद करिएगा। अच्छा, किसी को कोई डाउट है समझने में तो पूछ सकते हो, और नहीं तो पहले याद कर लेना, फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ें तो समझेंगे। हम कोशिश क्या समझाने का, आपको समझ में आ गया ना। खर्चा पकड़ने के लिए क्या बोलेंगे, जो रेगुलर होगा, दूसरा जानबूझ के होगा, तीसरा बेनिफिट के लिए होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसको बोल दो वो खर्चा है जो रेगुलर होगा। जैसे अभी बोलेंगे हम बिल्डिंग खरीदे, ये भी तो खर्चा है, बट एक्सपेंसेस नहीं है, एसेट है, क्या कि वन टाइम होगा। रेगुलरली कोई बिल्डिंग खरीदता होगा, जैसे आपके घर में चावल दाल सब रोज खरीदते होंगे, या मैंने रेगुलर है, बट अब पापा का फ्लैट रोज खरीदते हैं। पापा रोज खरीदते तो कहाँ रहते हम लोग, एक पैर यहाँ, दूसरा पैर दूसरा फ्लैट में, होता कि नहीं। तो जैसे जमीन खरीदना, फ्लैट खरीदना, सोना खरीदना, एक रेगुलर बेसिस पर नहीं है, कभी कभी है, तो सब एसेट है जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस है। क्लियर है? जल्दी याद करिएगा, आठों पूछेंगे, आठों का नाम चलिए याद हो गया। पहला सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लियरिंग चार्ज हो गया। पहला चार्ज सुनेंगे, पहला सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लियरिंग चार्ज, सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लियरिंग चार्ज, ये पहला चार्ज याद कर लीजिए। हो गया तो पूछ ले, श्योर? पर्दा है, पर्दा, क्या पर्दा, पर्दा क्लियर? चलिए हम 200 रुपया टिकट दो। चलिए ऑनलाइन कृति, पहला चार बताइए क्या क्या था। आज से बातचीत बंद। सैलरी, वेजेस, रेंट और क्लीनिंग चार्ज। बिल्कुल, सैलरी, वेजेस, रेंट एंड क्लीनिंग चार्ज, ये सब सर एक्सपेंसेस है। क्या? सैलरी, वेजेस, रेंट एंड क्लीनिंग चार्ज। बोलो पायल, पहला चार। और एक बार, बिल्कुल सही, बैठ सकते हो। बोलो अंकित, सैलरी, वेजेस, रेंट एंड क्लीनिंग चार्ज। और एक बार, क्या बात, और एक बार, गुड विशाल, और एक बार, क्या बात पायल, और एक बार, क्या बात, बोलिए, और एक बार, गुड, बैठ जाओ। याद हो गया सबको? चलिए ये चार सुनेंगे, रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, ये चार सुनेंगे। 2 मिनट दे रहे सबको, नहीं बहुत हम खड़ा कर देंगे जिसको नहीं बोल पाएगा, जल्दी। चलिए आशा करते याद हो गया, अब बातचीत नहीं, याद हो गया ना? आएगा आएगा, बात सुनता है भैया, अच्छा है बात सुनते हैं। चलिए बातचीत बंद, अब आप लोग हमारी, बोलो सुमित, पहला रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, क्या बात, एक बार और, वंस मोर भाई, गाना होता है ना। पहला रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलॉट, गुड, बैठ जाओ। सोना, पहला रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलॉट। और एक बार, रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलॉट, बैठ सकते हो। बोलिए श्रेया, रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलॉट। एक बार और, रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्काउंट अलाउड, बैठ सकते हो। बोलो चंदन, रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, सबको एक बार, और एक बार, सब पब्लिक डिमांड है, सबका मन में बोला सर हमसे तो 2 बार पूछिए, उसे नहीं पूछे। बोलिए रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, बैठ जाओ। श्रेया, पहला चार्ज, अब बातचीत बंद। पहला चार्ज, सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लियरिंग चार्ज। एक बार और, नेक्स्ट चार्ज,
रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड। और एक बार सेकेंड वाला, रिपेयरिंग चार्ज, बैठ सकते हो। प्रिय, पहला चार्ट आस्ते, एक बार और, सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लीनिंग। आप भी बोलो हम भी बोलोगे, है ना, नहीं तो बराबरी का। नेक्स्ट चार्ट, रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, बोलने का मौका पा, हम भी बोलेंगे। रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड। बैठ सकते हो, बैठ सकते हो, बैठ सकते हो। बोलो विजय, पहला चार्ट आस्ते, सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लीनिंग चार्ज। और एक बार, सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लीनिंग चार्ज। नेक्स्ट सेकेंड का नीचे से बोलो, आस्ते, डिस्काउंट अलाउड, डेप्रिसिएशन, आस्ते, डेप्रिसिएशन। फिर ऐसा करो तो लाइट ऑफ कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोल दे रहे हम, डिस्टर्ब मत किया करो। बोलो इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरिंग चार्ज, बैठ जाओ। चलिए श्रेया, पहला चार्ट, श्रेया बताइएगा ऑनलाइन, आस्ते। सैलरी, सैलरी, वेजेस, वेजेस, रेंट, रेंट, क्लीनिंग चार्जेस। क्लीनिंग चार्जेस। सेकेंड, सेकेंड, बोलिए नीचे से। उसके बाद अच्छा, हाँ, रिपेयरिंग चार्जेस नहीं नहीं नीचे से, वो तो ऊपर से, नीचे से। और नीचे से डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयरिंग रिपेयरिंग चार्जेस। चार्जेस। बिल्कुल सही, सबको याद हुआ। अब सब एक साथ देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार और ज्यादा से याद करिए, ये जब बोलेंगे तो सब सुनेंगे एक साथ, इसलिए थोड़ा सा याद कर लीजिए एक बार और। बातचीत बंद, एक बार जल्दी याद करते चलिए। डिप्रेशन नहीं, डेप्रिसिएशन। अब आ जाओ। अच्छा सुनिए, ये हम लोग कॉमन एक्सपेंसेस 8 तो बताया, इस तरह का बहुत खर्चा है। ये 8 तो समझ जाओगे तो आप कोई एग्जाम्पल दे तो पकड़ सकते हो, बट ज्यादा करके इसी 8 में से पूछेगा तो एग्जाम्पल दिए, ठीक है। इसी तरह जब हम लोग ट्रैवल्स पढ़ेंगे तो हजारों खर्चा ऐसे मिलेगा तुमको, ठीक है। ये कॉमन खर्चा बताया। अब आते हैं सर क्या, अब पढ़ेंगे हम लोग लॉस। सर लॉस क्या होता है, अभी बताया एक्सपेंसेस के लिए 3 बार बताया। क्या 3 मतलब बताया सर, ये पहले रेगुलर होता है, कौन, एक्सपेंसेस। दूसरा हम लोग इंटेंशनली करते हैं, जानबूझ कर। तीसरा क्या होता है, बेनिफिट होता है। तो लॉस किसको बोलेंगे, जो सर अचानक सडनली हो, जो क्या हो, सडनली हो, सरप्राइज माने हमको पता ना रहे ना। दूसरा सर अनइंटेंशनली हो, हम जानबूझ के ना करें और इससे बिजनेस का कोई बेनिफिट ना हो, नो बेनिफिट, उसको क्या बोल देंगे, लॉस। लॉस किसको बोलेंगे, सबसे पहला क्या है, सडनली हो, दूसरा अनइंटेंशनली हो, और तीसरा कंपनी का कोई बेनिफिट ना हो। क्लियर है। तो सर पहला देखो लिखा हुआ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, पढ़ चुके हैं। डेटर से हम लोग जो पैसा पाते हैं सर, वो इंसॉल्वेंसी के कारण, डेथ के कारण और डिसऑनेस्टी के कारण। 3 रीजन बताया थे, याद है। या तो डिसऑनेस्टी, बेईमान है, भाग गया, या तो गुजर गया, या बैंकरप्ट हो गया, है ना। इसके कारण अगर डेटर से पैसा नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स। तो ये हमको पता था, ये तो अचानक पता चलेगा। ये सर अनइंटेंशनली होगा, है ना, जानबूझ के तो किए नहीं, अनजाने में हुआ, और लास्ट में से कंपनी का कोई बेनिफिट, तो ऐसा को क्या बोलेंगे, लॉस। तो बैड डेब्ट्स एक तरह का लॉस है। उसके बाद से ज्यादा करके सब में लॉस जुटा रहता है, आसानी से पकड़ लेंगे। जैसे लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो ऐसे पकड़ लेंगे। जैसे तो यहाँ दिया लॉस बाय थेफ्ट, चोर का किया, चोरी कर लिया, उससे जो लॉस हुआ, तो एक तरह का लॉस वर्ड है ही है इसमें, है ना। दूसरा क्या बताओ, लॉस बाय फायर। अच्छा ये सब वर्ड ना देके कहा दिया रहेगा एबनॉर्मल लॉस, तभी उसमें लॉस दिया रहेगा, तो ऐसे पकड़ लेंगे हम लोग। उसका तो को कहा दिया एबनॉर्मल लॉस। बोलो ये तीनों समझ में आए। सर इसमें तो पहचानना आसान है क्योंकि इसमें लॉस वर्ड है ही है। और सर कभी कभी हम अपने बिजनेस का जो एसेट होता है, बिजनेस का जो एसेट होता है सर, क्या, फर्नीचर, मशीन, इसको कभी कभी लॉस में बेचना पड़ता है। क्या किस में बेचना पड़ता है, लॉस में। जैसे सर अभी मोबाइल हम 25,000 में खरीदे थे, 1 महीना बाद बेचेंगे तो तुम लोग 23,000 बोले थे, बट 1 महीना बाद मेरा बहुत इमरजेंसी आ गया,
तो कोई 23,000 में नहीं ले रहा था, कोई बोला सर हम 15,000 देंगे, बोला है तो सर मजबूरी था तो हम उसको 15,000 में दे दिए। तो बताओ एक तरह से लॉस हुआ। अगर थोड़ा सा वेट करते, मेरा इमरजेंसी नहीं होता तो 23,000 में बेचते, बट मजबूरी में उसको कितना में बेच दिए, तो 10,000 का लॉस हो गया। तो ऐसे कभी कभी कोई फर्नीचर, कोई एसेट हम लोग बेचते हैं, उसको लॉस बोलते हैं, वो लॉस है। तो देखो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो सर इसमें ऐसे पहचान लेंगे, क्या बताओ, लॉस है। तो लॉस पहचान में है, तो सर लॉस को पहचानना सबसे आसान तरीका है, केवल बाय डेप्स को जान लो और बाकी क्या लिखा रहेगा, लॉस वर्ड लिखा रहेगा, तो लॉस वो लॉस होगा। क्लियर है, किसी प्रॉब्लम? तो सर पांचों याद होगा, जल्दी पांचों याद करें, अभी पूछेंगे। याद हो गया? बाय डेप्स, लॉस बाय थेप, लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय, क्या बात है, अभी थोड़ा देर में पूछेंगे। हाँ चलिए अब आता है, तो ठीक सुनिए। अब हम लोग जानेंगे इनकम। क्या जानेंगे? इनकम। ठीक है, अब थोड़ा ठीक से सुनिए। इनकम, इनकम के बारे में थोड़ा देखिएगा बोर्ड में, अब बातचीत नहीं। सर इनकम, इनकम एक्चुअली 3 तरह का होता है। इनकम कितने तरह का होता है? 3। एक को बोलते रेवेन्यू, एक को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। दूसरे को बोलते गेन, क्या पढ़ेंगे? गेन। और तीसरे को बोलते प्रॉफिट। इनकम 3 नाम से जानते हैं, रेवेन्यू, गेन, प्रॉफिट, और तीनों को जगह हम इनकम बोल सकते हैं, कॉमन लाइन है। तो कॉमन क्या है? इनकम। अगर डिटेल में बात करें तो इनकम 3 तरह का होता है, रेवेन्यू, गेन एंड प्रॉफिट। सर रेवेन्यू किसको बोलते हैं? बिजनेस मेनली जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करता है उसको सेल करके जो कमाता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोले? बिजनेस जिस चीज का बिजनेस करता है, जिस प्रोडक्ट का बिजनेस करता है उसको बेच के जो कमाता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। अगर आप लोग बड़े बड़े बिजनेस नहीं देखे, आप अपने एरिया में छोटे बिजनेस देखे, कचौरी दुकान, तो कचौरी बेच के जो कमाता होगा उसका रेवेन्यू बोलेंगे। हाँ या ना? तो रेवेन्यू बोले तो क्या बोलेंगे? किसी भी बिजनेस का उसका जो मेन प्रोडक्ट होगा उसको बेच के जो भी कमाता होगा उसको क्या बोला जाएगा? रेवेन्यू। से अगर किसी का फर्नीचर का दुकान है, अगर फर्नीचर बेच के जो कमाता होगा, पैसा आता होगा, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। किसी प्रॉब्लम? सर किसी का कंप्यूटर का है, अगर कंप्यूटर बेच के आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। इसीलिए पूरे अकाउंट्स में रेवेन्यू एक ही हो तो उसको बोलते सेल, ताकि तुम प्रोडक्ट को सेल करोगे। किसी प्रॉब्लम? अब आते हैं सेल को छोड़कर, सेल को छोड़कर बिजनेस में कहीं से भी पैसा आता है। क्या बोले? सेल को छोड़कर बिजनेस में कहीं से भी पैसा आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? गेन। उसको क्या बोलते हैं? सर आता है? हाँ सर आता है। जैसे मान लेते हैं एक कचौरी दुकान है, वो कचौरी बेचता है, उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। सर उसका और एक बगल में दुकान है, वो किसी को भाड़े में लगा दिया, वहां से भी पैसा आ रहा कुछ। सर वो पैसा कमा के थोड़ा सा बैंक में रख दिया, वहां से इंटरेस्ट आ रहा, नहीं आएगा? किसी प्रॉब्लम? तो इस सबको क्या बोलेंगे? गेन। या सर क्रेडिटर का किया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो मेरे लिए क्या डिस्काउंट रिसीव है? मेरे लिए क्या? जहां हमको क्रेडिटर को देना चाहिए था सर 20,000 रुपया, क्रेडिटर मेरे को क्या बोला, भैया चलो 2,000 रुपया छोड़ देते, 2,000 बच भी तो गया, और अकाउंट्स में या जिंदगी में भी कुछ पैसा सेव होना भी क्या होता है? इनकम ही होता है। जहां मेरा 1,000 रुपया खर्च होने वाला था, हम उसको 800 में निपटा दिए, तो मेरा 200 रुपया बच गया, तो भी तो इनकम होगा। तो याद रखिएगा, सेल को छोड़कर कहीं से भी कुछ आता है पैसा, उसको क्या बोलेंगे? गेन। जैसे सर अभी कुछ एग्जाम्पल लिए, क्या एग्जाम्पल लिए? इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव माने बिजनेस में कुछ पैसा था सर, बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, वहां से इंटरेस्ट आ रहा। सर अपना कोई सामान था, हम भाड़े में लगा दिए, रेंट रिसीव, रेंट। तो सर अभी तो आप बताए, बेवकूफ बना रहे हमको, रेंट तो एक्सपेंसेस है, वो रेंट पेड था, जो हम लोग रेंट याद क्यों कहा था? पेड। हम तो रेंट रिसीव भी तो कर सकते हैं, तो रेंट पेड जो होगा एक्सपेंसेस होगा, और रेंट रिसीव जो होगा वो इनकम होगा, दैट इज कॉल्ड गेन। तो सर सेल को इनकम बोल सकते हैं, उसी का तो पार्ट है, इसलिए सब ना एक ही वर्ड बोलता है। सेल भी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव भी इनकम है, रेंट रिसीव भी। बट अगर डिटेल में पढ़े तो सेल क्या है? रेवेन्यू है। सर इंटरेस्ट रिसीव और रेंट रिसीव क्या? गेन है, कहीं से भी आए। सर प्रॉफिट तब क्या है? प्रॉफिट तब क्या है? आप लोग बोलिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो। ये पेन हम खरीदे 10 रुपया में, दूर गया एकदम बड़ा बाजार से खरीद के लाया। कहां से? दूर 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 बड़ा बाजार से। कितना में खरीदे? और अपने स्टूडेंट को 15 रुपए में बेच दिए।
कितना का प्रॉफिट? देखो तुम प्रॉफिट खुद निकाल लिया। इसका मतलब प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, जो बचता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। इसको मतलब 15 रुपए में बेचे तो उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, 15 रुपए में तो खुद खर्चा है। जो पढ़े लिखे नहीं होता बोलता देख ना चाउमीन बेच के 15 रुपये का प्रॉफिट कर लिया। भाई 15 रुपये का चाउमीन कैसे प्रॉफिट? तुमको 15 रुपये में बेचा तो भाई 10 रुपये का तो चाउमीन भी खरीद के लाया होगा, उसमें स्टोव में भी तेल जला होगा, तेल डाला होगा, बनाया होगा कि नहीं? पर हम लोग कैसे बोल देते हैं 15 रुपये का प्रॉफिट किया, नहीं, उसमें उसका खर्चा है। तो इसका मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए ऑलवेज क्या करते हैं? प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। बोलो समझ में? तो जब भी कभी प्रॉफिट निकालें तो क्या करेंगे? एक्सपेंस रेवेन्यू से क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंस। समझ में आया? किसी प्रॉब्लम? हाँ, तो जीएसटी तो मेरा खर्चा नहीं है, तुमसे लेते सरकार को देते, पढ़ चुके ना। जीएसटी सेलर का खर्चा नहीं है, तुमसे लेंगे और सरकार को देंगे। बताया था, याद है डायग्राम? तो जीएसटी का मेरा खर्चा नहीं है, किसका खर्चा? कस्टमर का। मेरा ये खर्चा मालूम 10 रुपये में खरीदे, 15 रुपये बेचेंगे, तो मेरा 5 रुपये तो प्रॉफिट आएगा ही, है कि नहीं? बट आपको जीएसटी जब लेना 15 रुपये में, फिर जीएसटी जोड़ लेंगे, तुमसे लेंगे सरकार को दे देंगे। क्लियर हुआ? तो सेलर का खर्चा नहीं है, खर्चा किसका होता है? कस्टमर का। बियर कौन करता है? कस्टमर। पढ़े कि नहीं? कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं? तो यहां तक किसी प्रॉब्लम? इस चार्ट को थोड़ा सा याद करो। जल्दी इसको पढ़ो। तो सर क्या बोले? हम ये बोले कि इनकम को हम लोग 3 नाम से जानते हैं, रेवेन्यू, गेन एंड प्रॉफिट। सर रेवेन्यू किसको बोलते हैं? सेल को बोलते हैं। केवल एक लौता सेल ही रेवेन्यू होता है। कोई पूछे रेवेन्यू क्या होता है तो बोलेंगे बिजनेस का जो मेन प्रोडक्ट बेस किए जो पैसा आता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। अब वो एक ही तो होता है सेल। उसके बाद बिजनेस में कहीं से भी पैसा आता है, गेन। और सर रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस करके जो बचता है, या सर इनकम और एक्सपेंसेस को माइनस करके जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। क्लियर हुआ? चलिए कुछ नाम याद कर लेते हैं। अब आते हैं इनकम। इनकम में पहले रेवेन्यू तरह का इनकम होता है, तो बताए कैसे होता है? एक सेल क्या है? रेवेन्यू है। दूसरा क्या है बताओ? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं। तो सर प्रॉफिट क्या? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, बताओ फर्नीचर को बेच के प्रॉफिट हो तो क्या हुआ होगा? फर्नीचर को जितना में खरीदे होंगे और जितना में बेचे होंगे, दोनों को क्या किया होगा? माइनस किया होगा, है कि नहीं? तो जहां माइनस किया प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, जमीन को बेच के प्रॉफिट हो तो क्या किया होगा? लैंड को जितना में खरीदे होंगे और जितना में बेचे होंगे, माइनस करके बोला होगा। समझ में आ रहा? अच्छा तीसरा क्या बताओ? गेन। ठीक है, गेन क्या है? सर कहीं से भी पैसा है, आप इन दोनों को छोड़कर कहीं से भी पैसा है। सर कहाँ से आएगा? डिस्काउंट रिसीव। सर कौन देता है? क्रेडिटर। फिर कहा था बताओ? इंटरेस्ट रिसीव। फिर कहाँ से आता बताओ? बैड डेट रिकवरी भी तो इनकम है, भाग गया था कुछ दिन बाद पैसा दिया, याद आ रहा है आप लोगों को? तो डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट रिकवरी सब क्या? गेन है। तो क्या इनकम बोल सकते हैं? इनकम तो सबको बोलेंगे, इसलिए ज्यादा करके टीचर लोग इसको क्या वर्ड बोलता है? सबको इनकम बोलते हैं। बट हम आपको समझाया अलग अलग में है डिफरेंस, बट इनकम हम लोग भी बोल सकते हैं। आगे अच्छा ये आएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो सर केट हुआ 3, 2, 5, 1, 6। तो रेवेन्यू का एग्जांपल बोले तो सेल, प्रॉफिट का एग्जांपल बोले तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। अच्छा प्रॉफिट गेन का एग्जांपल बोले तो डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट रिकवरी। 2 मिनट दे रहे, पांचों याद करो। और हम लोग तीनों ग्रुप का पूछे, बोले लॉस बताओ, एक्सपेंसेस बताओ, इनकम बताओ, सब बताना पड़ेगा आपको। हाँ सब रखना पड़ेगा, जल्दी याद करो। चलिए हो गया, बातचीत बंद। बोलो तो सर बताइए इनकम कितने तरह का होता है? 4, 5, चलो 6 रखो, क्या बात है। 6 नाम बताओ, आस्ते 6 का नाम बताओ। यहाँ रहता शरीर, दिमाग नहीं रहता है। दिमाग तो विक्टोरिया में छोड़ के आता है, शरीर नहीं है। देखो उसको याद नहीं है कि 3 होता है। बोलो क्या क्या 3 होता है? थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदलो, थोड़ा सा क्लास में तो कम से कम दिमाग यहाँ रखो, शरीर भी रखो, दोनों को मिला के यहाँ रखो, नहीं तो पढ़ नहीं पाओगे। अब 2 होता है। देखो कैसे पढ़ाए बताओ? ऐसे डायग्राम देखे, ऐसे बताए, ऐसे बताए,
फिर हम थोड़ा देर बाहर गए तब याद कर लेता है, फिर 2 मिनट दिए। कैसे पढ़ाया बताओ? छुपा के पढ़ाया का? देखो बैठ जाओ, कम पढ़ना है, थोड़ा सुनिए, अपना दिमाग को ट्रेन करो। जब आते हो तो कम से कम 1 घंटा 100% डिवोशन से पढ़ो, इससे कम पढ़ना पड़ता है। शरीर भी दिमाग भी यहाँ रखो, थोड़ा सीखो आस्ते आस्ते, नहीं तो आगे का पढ़ाई ऊंचा क्लास में नहीं पढ़ पाओगे। कुछ स्टूडेंट कम पढ़ता, क्यों? कि जब भी वो कोचिंग आता है, क्लास जाता है ना, वो दिमाग से पढ़ता है और थोड़ा सा रास्ता में जाते हुए देख लेता बस। अब वो देखो यहाँ बैठा हुआ, उसका दिमाग कहीं और है, दोस्त खड़ा होगा वहाँ, अभी जाएंगे तो थोड़ा चाउमीन खाएंगे, अभी निकलेंगे तो व्हाट्सअप आएगा, अभी इंस्टाग्राम में एक तो वीडियो डालेंगे फोटो। तो पढ़ाई कैसे हो? दिमाग कहीं और लगा हुआ है। देखो बताए कि नहीं, पहले बताओ। और मेरा पढ़ाने का क्या सर, पढ़ाने के बाद पूछते हैं हम, समय देने के बाद पूछते हैं, इसका मतलब उसका दिमाग कहीं और है। तो आप लोग प्लीज वैसे कम पढ़ो, ठीक से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। ये क्या उसका समय है, ना इधर का ना उधर का, बीच का है ना, तो दोस्त का वहीं अड्डा मारता बैठ के, चाउमीन जो खा रहा दोस्त। चलो हाँ, इसका दोस्त गायब हो गया, नहीं आया, क्या नहीं आया, क्या हुआ? आज से बातचीत बंद, बोलो। रेवेन्यू का होगा सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ओके। उसका गेन का बैड डेट रिकवरी, इंटरेस्ट रिसीव, बिल्कुल डिस्काउंट रिसीव, पहला डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट रिकवरी। बैठ जाओ, इसलिए तो बोले याद करने। बोलो अभिषेक, पहला इनकम कितने तरह का होता है? क्या क्या? रेवेन्यू गेन प्रॉफिट, रेवेन्यू गेन प्रॉफिट। रेवेन्यू का एग्जांपल सेल, ओके। प्रॉफिट का एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट सेल ऑफ लैंड। हम 2 दिए, एग्जाम में आ गया प्रॉफिट सेल ऑन बिल्डिंग, तभी तो ही होगा, ओके। एंड गेन का 3 एग्जांपल, बिल्कुल, बट लिखे हम डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट रिकवरी। क्या? डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, बैड डेट रिकवरी। बैठ जाओ, सबको याद हुआ? पूछ सकते हैं हम? चलिए एक बार पूछ ले तो फिर याद करते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू में क्या क्या? सेल, फिर से प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट सेल ऑफ लैंड। सर उसके बाद गेन, गेन में 3 चीज, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और बैड डेट रिकवरी। ठीक है, तीनों ग्रुप याद करो, हम कोई भी ग्रुप बोलेंगे। हम बोले आप बताइए लॉस बताइए, तो लॉस में 5 नाम बताओगे। हम बोले एक्सपेंसेस बताइए, 8 तो नाम बताओगे। हम बताइए, बोले इनकम बताइए, तो गेन का, प्रॉफिट का और रेवेन्यू का। ठीक है, चलिए अब आएगा याद करने में मजा। अच्छा रुक जाओ, थोड़ा आस्ते। हाँ श्रेया बोलो क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि क्या एसेट बेस का प्रॉफिट होता है? हाँ, जनरली एसेट के बेस का कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस भी होता है। लॉस का तो कहीं एग्जांपल दिए। और सर बिजनेस में जो सेल करते हैं, इस सेल से रिलेटेड जितना भी खर्चा है को माइनस कर दे तो जो बचेगा वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, सिर्फ एसिड्स पे प्रॉफिट होता है? क्या बोले? सिर्फ एसिड्स पे प्रॉफिट होता है? आस्ते श्रेया मेरा बात सुनो, आप पूछे तो हम उसका जवाब दिए, बट आप पकड़ के बैठ गई कि सिर्फ एसेट से प्रॉफिट होता है। तो हम क्या बोले? जनरली एसेट को बेच कर प्रॉफिट होता है, इसके अलावा सेल में से एक्सपेंसेस को माइनस कर जो बचा वो भी प्रॉफिट होता है। जनरली क्या होता है, एसेट को बेचकर एग्जांपल दिए, बट बिजनेस में साल के अंत में जितना भी सेल किए उसमें से सारा एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, जो बचे वो भी प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, ठीक है सर। बट जनरली एसेट से होता है। याद हुआ सबका? सर फिर हम बोल ले एक्सपेंसेस में 8, पहला 4 सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लीनिंग चार्ज, सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लीनिंग चार्ज। नेक्स्ट 4 रिपेयरिंग चार्ज, ऐसे याद करना। फिर हम लोग आएंगे लॉस। लॉस में केवल एक याद रखना, बैड डेट्स। उसके बाद हो गया। अब एक एक करके पूछे, इतना चिल्ला के बोलना। टाइम दे, याद हो गया? चलिए अब बातचीत बंद, एकदम बातचीत बंद।
चले, हो गया? पूछ सकते हैं अब? पहले क्या पूछेंगे? हाँ, चलो आयुष, एक्सपेंसेस का 8 का नाम बताओ, 4 करके। सैलरी, रेंट, मेरे हमको भी बोलो, सब सुनोगे। सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लियरिंग चार्ज। नेक्स्ट चार्ट, रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, ऊपर नीचे है बट चलेगा। आते लॉस, 5 नाम है। बैड डेब्ट्स, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस, बिल्कुल लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, बिल्कुल बैठ सकते हो। रिद्धिमा, एक्सपेंसेस में 8 है। पहला चार्ट, सैलरी, मेरा सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लियरिंग चार्ज, रिपेयरिंग चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड। तुम भी सही बोला था, डिस्काउंट अलाउड। उसके बाद इनकम का बताइए। रेवेन्यू, गेन एंड प्रॉफिट। रेवेन्यू में सेल, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट सेल ऑफ फर्नीचर, बैड डेट्स रिकवरी, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। बैठ सकते हो, बिल्कुल सही जवाब। जया, एक्सपेंसेस का 8 का नाम बताइए। जया यस सर। बताइए, 8 का नाम बताइए। सर सैलरी, वेजेस, रेंट, क्लीनिंग चार्ज, ओके, एक्सपेंसेस चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डिप्रेशन और डिस्काउंट अलाउड। क्या बात है, सब सही। आगे ऑनलाइन थोड़ा सा यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ सकते, इतना याद हुआ? आगे बढ़ते फिर समझाएंगे। इस चार्ट याद हो जाना चाहिए। चार्ट याद होगा तो सर गोल्डन रूल कंप्लीट। आते अब पहचानेंगे लायबिलिटी। क्या पहचानेंगे? लायबिलिटी। सर लायबिलिटी किसको बोलती है? सर बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होता है जिसको फ्यूचर में पैसे से पेमेंट करना पड़ता है। क्या बोले? जो फ्यूचर में का पेवेबल है। क्या वर्ड बोलते हैं? पेवेबल। जिसको फ्यूचर में क्या करना है? पे करना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। अब एक एक करके एग्जांपल दे। सर लायबिलिटी किसको बोलेंगे? जिसको बिजनेस को फ्यूचर में क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। ओके, अच्छा, हम लोग पढ़ते पढ़ते जनरल में सिखाए थे लायबिलिटी 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में एक ही जो लायबिलिटी होता है वो कैपिटल। कौन होता है? कैपिटल। की मालिक का पैसा है, वो अपना बात है, अपना आदमी है, लास्ट में सबसे पैसा लेगा। और कैपिटल को छोड़कर बाकी जो भी लायबिलिटी होता है सब एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कैपिटल। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। सर क्यों? जिस दिन बिजनेस बंद हो जाएगा सर उसको मालिक का पैसा वापस, मालिक से जो पैसा लेते कैपिटल है ना, देते तो ड्राइंग, जब बिजनेस बंद हो जाए तो फाइनली उसका पैसा वापस कर देना पड़ता है। तो कैपिटल भी एक लायबिलिटी है, बट कैसा लायबिलिटी है? इंटरनल। सबसे अंत में पेमेंट होता है, सबसे अंत में। सर उसके बाद मान लो लोन लिए बैंक से, तो क्या लायबिलिटी है? हाँ सर, फ्यूचर में इसको पैसे से चुकाना पड़ेगा। कोई भी चीज तुमको लग रहा है इसको पैसा देना पड़े फ्यूचर में, वो मेरा लायबिलिटी है। मान लो हम ए से लोन लिए। किससे लोन लिए? ए से। वो लायबिलिटी है? हाँ सर, ए से आप लोन लिए तो ए को आपको फ्यूचर में देना पड़ेगा। तो कैपिटल किसको देना पड़ेगा? मालिक को। और बैंक लोन किसको देना पड़ेगा? बैंक को। ए लोन किसको देना पड़ेगा? ए को। फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? तो जिसके रिस्पेक्ट में फ्यूचर में हमको पेमेंट करना है वो मेरे लिए लायबिलिटी है। किसी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। नेक्स्ट, क्रेडिटर लायबिलिटी है। हाँ, क्यों? उसको भी फ्यूचर में पैसा देना है। क्रेडिटर किसको बोलते हैं? सप्लायर को। जब हम लोग सप्लायर से उधार में सामान खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। और उसी क्रेडिटर को फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। जिसको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा वही मेरा लायबिलिटी है। बताइए, बिल पेबल लायबिलिटी है। हाँ, या तो रिटर्न प्रॉमिस किए थे और उसको हम लोग जब पेमेंट करेंगे 3 महीने का प्रॉमिस करते, 3 महीने बाद क्या करेंगे? पैसा ही तो देंगे। समझ में आ रहा सबको? उसके बाद बताइए बैंक ओवरड्राफ्ट। ये आपके लिए नया वर्ड है, थोड़ा सुनिएगा, है ना। सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? आप लोग बैंक तो जानते हो, आप लोग बैंक तो जानते ही हो, है ना। थोड़ा सुनिए, आप लोग बैंक जानते हो ना? हाँ सर, घर के बगल में है, सोमवार को जाना है। वाह। सुनो सर, जो बैंक होता है, बैंक में बिजनेस का 2 तरह का पैसा होता है। एक बोलते हैं बैंक बैलेंस,
एक का बोलते हैं बैंक बैलेंस और एक बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। सर क्या होता है बैंक बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट? मान लेते हैं सर बैंक में जाके हम 10,000 रुपया जमा किए। बैंक में जाके हम कितना जमा किए? 10,000। बताओ हम बैंक से कितना रुपया पा रहे? 10,000 क्यों जमा किए तो 10,000 रुपया पा रहे हम, जब मर्जी हम तब निकाल लेंगे। तो जब हम बैंक से पैसा पाएंगे उसको बोलेंगे बैंक बैलेंस। मान लो हम जाके और 20,000 रुपया जमा कर दिए, पहले 10,000 और जमा कर दिए 20,000, टोटल कितना जमा है? 30,000। तो एक तरह से इनडायरेक्टली बोलेंगे बैंक से हम 30,000 रुपया पा रहे, मेरा पैसा उसके पास है, जब पाएंगे निकाल लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? बैंक बैलेंस। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ये सबको नहीं मिलता है सर, वो माने बिजनेसमैन को मिलता है जो बहुत ज्यादा फेमस है, जो बहुत ज्यादा, क्यों? जितना ज्यादा जो फेमस है उसका छुपने की जगह कम होता है। हम लोग किसी बिहार में जाकर छुप जाएंगे, खोजते नहीं मिलेगा, पर शाहरुख खान खोजेगा, छुप जाएगा, जहां छुपेगा 50 आदमी बोले ऑटोग्राफ से छुप पाएगा? बताओ शाहरुख खान सलमान खान कहीं छुप पाएगा? जहां छुपेगा 100 आदमी जो के। तो इसीलिए जो बिजनेसमैन बहुत पुराने होते हैं, काफी साल से बिजनेस कर रहा है या बहुत फेमस होते हैं, उसको ये एक फैसिलिटी देता है। क्या फैसिलिटी? जैसे शाहरुख खान सलमान खान को दिया हुआ है। मान लो शाहरुख खान का बैंक में 10 करोड़ रुपया है, कितना है? अब किसी को भूल से उसको 11 करोड़ रुपया चेक काट दिया, कितना करोड़ का चेक काट दिया? 11 करोड़ का। तो बैंक में बंदा जब 11 करोड़ लेने जाएगा ना, बैंक उसको 11 करोड़ दे देगा। बट सलमान खान का है कितना बैंक में? 10 करोड़। 11 को 1 करोड़ ज्यादा, क्यों? अगर उसका रिटर्न कर देगा तो सलमान खान का बेइज्जती। वो क्या सोचेगा? सलमान खान भूल से काट दिया होगा, अरबों का मालिक होगा, तो क्या उसको रिटर्न कर देगा? तो उसको क्या करेगा? 1 करोड़। अब बताओ बैंक सलमान खान से पा रहा कि सलमान खान बैंक से पा रहा? बैंक सलमान खान से पा रहा। इसका मतलब बैंक में जितना पैसा रहेगा उससे ज्यादा अगर हम निकाल लेते, पेमेंट कर देते, उसको बोलते बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बताइए बैंक में अगर 10 करोड़ था, कितना करोड़ था सर? 10 करोड़। कितना पेमेंट कर दिए? 11 करोड़। तो बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में 1 करोड़ रुपया ज्यादा पेमेंट हो गया। अब कौन पा रहा? बैंक। तो सर किसको मिलता है फैसिलिटी? जो फेमस सेलिब्रिटी होती है, जो फेमस बिजनेसमैन होता है। अब हम लोग मान के चलते हैं मेरा बिजनेस फेमस है, मेरा बैंक में अगर 50,000 रुपया, कितना है? हम किसी को 60,000 का काट दिए, कितना काट दिए? बैंक दे देगा क्योंकि हमको बोला है। तो बताओ बैंक से अब हम पा रहे कि बैंक हमसे पा रहा? बैंक हमसे पा रहा। कितना रुपया पा रहा? 10,000। 60,000 नहीं, 50 तो मेरा था ही। तो अब बताइए 10,000 रुपया पेबल है कि नहीं? इसको लायबिलिटी। बट बैंक बैलेंस क्या है? बाद में पढ़ेंगे। एसेट हम पा रहे, हम अगर किसी से पैसा पाएंगे तो मेरा एसेट, हम किसी को पेमेंट करेंगे तो मेरा लायबिलिटी। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी क्लियर हुआ। तो क्रेडिटर बिल पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटी है। आगे बढ़ सकते हैं। तो सर कैसा लायबिलिटी है? इसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। क्यों सर? इन तीनों को थोड़ा सा देखो, ये तीनों का जो पेमेंट होगा 1 साल के ज्यादा होगा। सर मालिक का पेमेंट तो 10 साल 20 साल 50 साल बाद होता है, बैंक से लोन लेते हैं तो 2 साल 3 साल, बट इन लोगों का पेमेंट 1 साल के अंदर। क्रेडिटर को बोलेंगे सप्लायर को, भाई हमको 10,000 का माल दीजिए, हम 1 साल बाद देंगे, बोला कल ही आना। तो ये लोग का पेमेंट का तो 2 से 3 महीना 4 महीना के अंदर होता है। तो जो जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर हो जाता है उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? और जिसका पेमेंट 1 साल से बाद में होता है उसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ये कौन हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी। ये कहा जाएगा करंट लायबिलिटी। बट दोनों एक साथ में क्या है? लायबिलिटी है। 6 को हम लोग क्या बोले? लायबिलिटी। बट टीचर पूछ ले ये कौन सा लायबिलिटी, तो बोले सर इसका 1 साल के अंदर पेमेंट होगा, इसलिए ये करंट लायबिलिटी है। और इसका पेमेंट सर 1 साल के बाद होगा, इसको बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। बोलो समझ में आया? लायबिलिटी क्लियर हुआ? ये 6 याद करिए, आप पूरा एक साथ सुनेंगे हम जल्दी। तो सुनिएगा सर एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? सर उस आइटम को एक्सपेंसेस बोलते हैं जो रेगुलर होता है, जानबूझ के करते हैं, और बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है। सर 8 तो याद किए, इसके तरह इसके बाद बहुत कुछ हो सकता है जो हम लोग जब क्या करेंगे एमसीक्यू करें तो वहाँ टैबलेट्स में तो और भी करेंगे। ये क्लियर हुआ? सर का 8 या 8 हम याद करवा लिए आपको। फिर लॉस। लॉस क्या होता है सर? जो रेगुलर नहीं होता, सडनली होता है। क्या होता है? सडनली होता है, जो अनजाने में होता है और बिजनेस का कोई बेनिफिट नहीं होता है। उसका हम 5 एग्जाम्पल दिए। सर इनकम 3 तरह का होता है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन। रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन। सर बिजनेस जिस प्रोडक्ट को बेच के जो कमाता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। सर प्रॉफिट किसको बोलते हैं? जब हम लोग क्या करते हैं एक्सपेंसेस को माइनस करके जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट सेल ऑफ फर्नीचर, प्रॉफिट सेल ऑफ लैंड।
उसके बाद सर कहीं से भी बिजनेस में पैसा आएगा, कहीं से भी पैसा आएगा वो गेन होता है। तो कहाँ से आएगा? इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव एंड बैड डेट रिकवरी। सर लायबिलिटी किसको बोलते हैं? फ्यूचर में बिजनेस को जिसको पे करना रहता है, फ्यूचर में बिजनेस को जिसको पे करना रहता है, ऐसा आइटम को हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। ये 6 को देखो, तुमको पेमेंट करना है तो 6 का हो गया लायबिलिटी। हाँ, इसमें 2 तरह का लायबिलिटी है, कुछ को पेमेंट 1 साल के अंदर करना पड़ेगा, कुछ को पेमेंट 1 साल के बाद करना पड़ेगा। 1 साल के अंदर जिसको पेमेंट करना होता है उसको बोलते हैं करेंट लायबिलिटी, क्या बोलते हैं? और 1 साल के बाद जिसको करना होता है उसको नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। यहाँ तक बढ़ सकते हैं आगे, किसी प्रॉब्लम? अब आते हैं, पूछेंगे थोड़ा सा पढ़ा भी दे, है ना। आते अब एसेट, क्या आते हैं? एसेट। एसेट 3 तरह का होता है, अभी नाम याद करेंगे फिर हम लोग 3 प्रकार समझेंगे। सर एसेट किसको बोलते हैं पहले ही जानेंगे। एसेट में 2 चीज देखेंगे, सबसे पहले वो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस बिजनेस का सामान, सामान को हम लोग क्या बोलते हैं? पढ़ाई की भाषा में रिसोर्सेस। जैसे सर मेरा पढ़ाने का रिसोर्सेस क्या है? सर ये बोर्ड है, पेन है, कैमरा है, ये मेरा रिसोर्सेस है। एक जेरॉक्स दुकान में चल जाओ, उसका रिसोर्सेस क्या है? सर टेबल, चेयर, जेरॉक्स मशीन, पंखा, सब पंखा भी उसका रिसोर्सेस है, पंखा नहीं है तो बैठ के कैसे काम करेगा? तो बिजनेस करने में जो जो सामान लगता है, सारा सामान को हम लोग पढ़ाई की भाषा में बोलते हैं रिसोर्सेस। तो सर एसेट किसको बोलेंगे? जो मेरा रिसोर्सेस है, जो बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को प्रॉफिट करने में हेल्प करता है, एक। एंड दूसरा, जिससे फ्यूचर में पैसा क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, जिससे फ्यूचर में क्या करेंगे? पैसा रिसीव करेंगे, वो भी मेरा एसेट है। तो एसेट 2 तरह से होगा, रिसोर्सेस, कैश, और फ्यूचर में पैसा रिसीव करेंगे। 3 बात याद रखना है। क्या? सब बिजनेस का कोई भी रिसोर्सेस का मतलब कोई भी सामान जिसका इस्तेमाल करके बिजनेस करते हैं। दूसरा सर कैश, ये सबसे बड़ा रिसोर्सेस है। घर का सबसे बड़ा संपत्ति कौन है? कैश ही है। जितना ज्यादा कैश है, देखो घर में जब तकिया के नीचे लेके आओ गैस, है ना। एंड तीसरा क्या बताओ? तीसरा जो फ्यूचर में रिसीवेबल है, फ्यूचर में रिसीवेबल है, जिससे हम लोग पैसा फ्यूचर में क्या करेंगे? पैसा रिसीव करेंगे। जैसे फ्यूचर में देंगे तो लायबिलिटी, रिसीव करेंगे तो एसेट्स। करें? अब देखिए, बताइए, बिल्डिंग मेरा रिसोर्सेस है। हाँ, बिल्डिंग तो सबसे बड़ा, बिजनेस करने या तो सबसे पहले बिल्डिंग लगेगा, तो बिल्डिंग मेरा रिसोर्सेस है, बिजनेस करने में मदद करता है। बताइए फैक्ट्री, ये भी है, फैक्ट्री नहीं हो तो प्रोडक्शन कहाँ करोगे? तो बिजनेस का क्या रिसोर्सेस है। तीसरा मशीन, सर मशीन भी रिसोर्सेस है, मशीन से हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। तो सर बिजनेस का वो सारा सामान जो बिजनेस करने में मदद करता है, ये सब मदद करता है कि नहीं पहले बताओ? बिल्डिंग है तो सर वहीं ऑफिस खुलेगा, वहीं सब बंदा लोग आएगा। फैक्ट्री जहाँ प्रोडक्शन होगा, मशीन जिससे हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन। सर चौथा बताइए फर्नीचर, बैठोगे कहाँ? ये सब क्या सर बिजनेस करने में हेल्प करता है। तो सर क्या क्या बोले? बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर। एंड 5 फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। ये 4 आप लोग के लिए कॉमन था, 5वां सुनो, है ना। बताओ, इस रूम में आपको फर्नीचर मिला, बोर्ड से पढ़ा रहे, ये सब मेरा रिसोर्सेस है। और कुछ रिसोर्सेज है जो इस रूम को, है ना, कंफर्टेबल बनाता है, वर्किंग कंडीशन में लाता है। सर क्या? ट्यूबलाइट, एसी, इलेक्ट्रिसिटी, इसको एक वर्ड में बोलते हैं फिक्चर्स एंड फिटिंग। अलग अलग नहीं जोड़ते, एसी, पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब। तो कोई भी 4 दीवार में केवल दीवार रहने से तुम काम नहीं कर पाओगे। सर वहाँ पंखा चलना चाहिए, सर वहाँ रोशनी होना चाहिए। तो एक रूम को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो जो सामान हम लोग वॉल में फिट करते हैं, उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं? फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। जैसे पंखा नहीं लिखेंगे, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। एसी नहीं लिखते हैं, इसलिए कभी देखना अकाउंट्स में एसी नहीं लिखा रहेगा, फिक्चर्स एंड। ट्यूबलाइट नहीं लिखते हैं, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। कूलर नहीं लिखते हैं, फिक्चर्स एंड। देखना बड़ा बड़ा उसमें कूलर भी तो होता है, क्लियर है। ये भी एक तरह का रिसोर्सेस है, ये भी बिजनेस करने में क्या करता है? मदद करता है। आपके इस रूम में जो लाइट है, एसी है, ये भी तो पढ़ाने में मदद कर रहा है। तो आप आराम से बैठ के कैसे पढ़ोगे? तो बताओ, ये पांचों का पांचों मेरा रिसोर्सेस है, सर बिजनेस करने में मदद करता है। हाँ, ये हमारा का रिसोर्सेस हुआ। आगे बढ़े सर। नेक्स्ट, एसेट बनने के लिए पहला कंडीशन क्या दिए? दूसरा कैश या रिसीवेबल। तो दूसरा तो पहला ही कैश हो गया। और बैंक में जो पैसा है वो भी कैश ही होता है एक तरह से।
या तो तुम्हारे पास हो या बैंक में हो, पैसा ही ना है तो कैश और बैंक क्या है? एसेट है। जो प्रॉब्लम। अब तीसरा बताओ, ये एसेट है क्यों? क्योंकि रिसीवेबल है। डेटर किसको बोलते हैं? जब हम लोग कस्टमर को उधार में बेचते हैं उसको डेटर बोलते हैं। तो डेटर से फ्यूचर में पैसा रिसीवेबल होगा कि नहीं? तो डेटर मेरा एसेट है। सर बिल रिसीवेबल, भी मेरा एसेट है। क्या रिटर्न प्रॉमिस किए, वो बोला सर हम 3 महीने के बाद पेमेंट कर देंगे, तो सर बिल लेके जाएंगे, उससे पैसा लेके आएंगे। 4 चीज क्लियर है। कैश तो एसेट होता ही है, बैंक में भी जो पैसा वो भी क्या ही है, वो भी एसेट है, डेटर भी एसेट है और बिल रिसीवेबल एसेट है। बोलो समझ में? एंड क्लोजिंग स्टॉक एसेट है। हाँ सर क्लोजिंग स्टॉक फ्यूचर में बेचेंगे तो पैसा ही तो आएगा, जो इस साल बच जाता है अगले साल क्या करेंगे? ओपनिंग फेंक देंगे क्या? बेच के पैसा ही आएगा। तो बताइए 5 एसेट हुआ, कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक। किसी प्रॉब्लम? ये 5 10 पूछेंगे। तब से तुम लोग सोच सर पढ़ाते पूछ रहे नहीं तुम्हारा मन का बात जल्दी। चलिए बातचीत बंद हो गया। सुस्मिता बोलिए पहला 5, बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन। उससे क्या पूछ रही? बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। ये आप लोग के लिए नया वर्ड है, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। किसको बोलते हैं सर? किसी भी रूम को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो जो सामान लगेगा उसको बोलेंगे फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। और एक बार शुरू से, बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स एंड फिटिंग। बैठ सकते हो। बिल्कुल सही जवाब, एकदम बिल्कुल सही जवाब। बोलो ये 5, कैश, बैंक, डेटर पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक। और एक बार कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक। बिल्कुल सही। ऋषि कृपया करके Yes, ये sir. 5 बताइए। बोलिए। बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर, फ्लेचर एंड फिल्टिंग, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। क्या बात, ये भी 5 बताओ। कैश, बैंक, डेटर, देन आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल। सबको याद हुआ? सुनिए सब, बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। क्लियर? ये 5, कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल। किसी को याद? कोई प्रॉब्लम? अब ठीक सुनिए, यहाँ 4 नाम बताएंगे, रट लेना है। क्या है नहीं पूछना भी, वो हम ट्रैवलेंस में सुनेंगे। फालतू का समय बर्बाद भी होगा। रटना आसान होगा, समझना टफ हो जाएगा, बट इसका समझना बहुत जरूरी है। कहाँ समझाएंगे? ट्रैवलेंस में। 4 नाम बताएंगे, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। देखो जैसे रखिए, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। एकदम पूछना नहीं है, याद करना है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। आस्ते, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। क्लियर हुआ? अब बातचीत बंद। 5 4 जल्दी याद करिए, पूछेंगे कहीं से कुछ भी पूछेंगे। चलो कोयल बोलिए, याद हुआ? बोलिए पहला 5, बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। नेक्स्ट 5, बिल्कुल, कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवेबल एंड क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट 4, बिल्कुल सही, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। बिल्कुल बैठ सकते हो।
बोलिए तन्वी, ये 5, ये 5, ये 5, कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवल, बिल्कुल सही का, कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवल, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बात है, गाना का तरह याद कर लेना है। ये जैसे गाना था ना, तो झलक दिखला जाए वही। क्या, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, फैक्ट्री, फिक्सर। समझ, बैठ जाओ, सबको याद हुआ सब? बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीन, फर्नीचर, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स, कैश, बैंक, डेटर, बिल रिसीवल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। इस चारों को देख के बोल सकते हो नहीं एसेट, आप इसको रट लिए। बट हम लोग जब टैबलेंस पढ़ेंगे तब देखना, इसको बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, बहुत जरूरी है आगे का पढ़ाई के लिए। इस चारों को समझना अच्छा है, बट इस चारों को समझाने में एक क्लास लेते हम, तो आज तो क्लास नहीं ले इसलिए रटवाए। रटने से देखो 2 मिनट में याद हो गया भाई इसका पीछे क्या लॉजिक है, किसको कॉपीराइट बोलते हैं, किसको पेटेंट बोलते हैं, किसको ट्रेडमार्क बोलते हैं, हम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी प्रॉब्लम? अच्छा बताइए, इसमें से और इसमें से इन दोनों में कंपेयर करें तो दोनों से कंपेयर करें तो कौन 1 साल के अंदर चेंजेस होता है और कौन 1 साल के बाद चेंजेस होता है? ये देखो 1 साल के अंदर सेटल होगा, बट बिल्डिंग तो सर 10 साल, 15 साल, 20 साल चलता है या ना? तो जो 1 साल के अंदर होता है करेंट एसेट, जैसे यहाँ करेंट लायबिलिटी, ये करेंट एसेट, और जो 1 साल से ज्यादा हो गया नॉन करेंट एसेट। ये करेंट एसेट, ये नॉन करेंट एसेट। किसी प्रॉब्लम? कभी कोई पूछे करेंट एसेट किसको बोलते हैं? सर वो एसेट जिसका इस्तेमाल हम लोग 1 साल के अंदर करते हैं, उसका तो वो चेंजेस हो जाता है, वो क्या होता है? करेंट एसेट। कैश तो रोज चेंज होता है। और सर बिल्डिंग जो 1 साल से ज्यादा चलता है, वो रिसोर्सेज जो 1 साल से ज्यादा चलता है, 1 साल के बाद चेंजेस होने का पॉसिबिलिटी होता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन करेंट एसेट। जैसे सर ये करेंट लायबिलिटी और 1 साल के अंदर 1 साल से ज्यादा, 1 साल के अंदर 1 साल से ज्यादा। किसी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अब सुनिए, इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? अब इन दोनों में बता रहे, ये सबको अब छू सकते हो, बिल्डिंग को जाके टच नहीं कर सकते हैं, बट इसको याद रखना ये भूत प्रेत है, मिस्टर इंडिया, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। तो याद रखिएगा जो दिखाई नहीं देता है उसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट। जिसको टच, ये टच कर सकते उसको क्या बोलेंगे? टेंजिबल। तो इन दोनों का बात करें, ये टेंजिबल है, ये इनटेंजिबल है। क्या है? टेंजिबल। सो इसको बोले टेंजिबल, ई का हो गया। किसी प्रॉब्लम? इन दोनों का बात करें, ये करेंट एसेट, ये नॉन करेंट एसेट। अच्छा, नॉन करेंट एसेट को और एक नाम से आते हैं, उसको बोलते हैं फिक्स एसेट। फिक्स है, लंबे समय तक चलेगा, ठीक है? तो नॉन करेंट एसेट को और एक नाम से आते हैं फिक्स एसेट। अच्छा, इतना नाम जानना जरूरी नहीं भी चलेगा, खाली एसेट जानो तो काम चल जाएगी चैप्टर में। फिर भी जब पढ़ा रहे तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बात बता दे रहे, ताकि स्कूल में टीचर पूछे तो बता पाओ। बट आपको खाली याद रखना सारा एसेट है, सारा याद रहेगा एसेट है। बट इसमें से कौन एसेट है? टेंजिबल एसेट है, नॉन करेंट एसेट है और फिक्स एसेट है। सर ये कौन है? करेंट एसेट है। ये क्या है? इनटेंजिबल एसेट है ना? इनटेंजिबल में ये भी फिक्स एसेट है, ये भी क्या है? 1 साल से ज्यादा चलेगा। बट फिक्स में कौन वाला है? इनटेंजिबल है। आई फिक्स में कौन वाला है? टेंजिबल है। इसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, इसको टच, बट ये भी फिक्स एसेट है, ये नॉन करेंट एसेट है, ये भी सर 1 साल से ज्यादा रहता है। क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलिए सर, इतना याद हुआ, समझे, आते हैं सर। इसको क्या बोलेंगे? फिक्स एसेट और टेंजिबल एसेट, और एक नाम का बोले नॉन करेंट एसेट। जगह नहीं, आप लोग लिख लेना। सर इसको क्या बोलेंगे? अच्छा, इसको क्या? फिक्स एसेट और इंटर। ये फिक्स का कौन वाला है? टेंजिबल है, ये फिक्स का, और इसको क्या बोलेंगे? करेंट एसेट। किसी प्रॉब्लम? और फिक्स का दूसरा इसको करेंट बोले तो इन दोनों का नाम क्या पड़ जाएगा? नॉन करेंट। इसके कंपेयर में कहीं करेंट एसेट है, टीवी का नॉन करेंट एसेट, ये भी क्या? नॉन करेंट एसेट। बट सब एसेट क्लियर है? तो बताइए 14 तो नाम याद रख सकते हो एसेट का। अगर हम कल जाके बोले कि बताओ एसेट का 5 नाम बताओ, कहीं से बोल दो, एसेट ना बोले। बट हम जब बोलेंगे इनटेंजिबल एसेट का नाम बताओ, तब ये 4 ही बताना पड़ेगा। किसी प्रॉब्लम? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़ सकते हैं। अब इधर आएंगे, थोड़ा सा देखिएगा।
एंड की तरफ जा रहे हैं। ये चार्ट आज हम याद करवा रहे हैं और कल इसका रूल पढ़ेंगे। ये चार्ट याद है तो आगे का रूल पूरा एकदम इजी, और चार्ट याद नहीं है तो फंस जाएंगे। हम जैसे बोले एक्सपेंसेस बताओ, या हम बोले सैलरी क्या, तो हम मुंह से निकालना चाहिए एक्सपेंसेस है। हम बोले बिल्डिंग क्या, आपके मुंह से निकालना चाहिए एसेट है। हम बोलेंगे बताओ सेल क्या है, तो बोलना चाहिए इनकम है, या रेवेन्यू भी बोल दो, बट मेन इनकम ही बोल सकते हैं। हम बोले कैपिटल का, देखते साथ मुंह से निकालना चाहिए लायबिलिटी है। आप जो भी बोलो हम बोलेंगे, देखो तुम बोलोगे हम जवाब देंगे, इसे आपको भी याद होना चाहिए, तब हम आगे समझ पाएंगे। और इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे कैसे, जब ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, ठीक है, विदाउट ट्रायल बैलेंस। अब आते हैं पढ़ेंगे सर क्या, पर्सन, क्या पढ़ेंगे, पर्सन, क्या पढ़ेंगे, पर्सन। सर लॉ के हिसाब से, जो जिसका लॉ है CLP जिसको बोलते हैं, तो आप लोग फ्यूचर में जाकर लॉ पढ़ोगे, बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ ग्रेजुएशन में। तो लॉ के हिसाब से इंसान दो तरह का होता है। लॉ के हिसाब से इंसान दो तरह का होता है, एक जो भगवान बनाता है, एक जो लॉ बनाता है। एक जो भगवान बनाता है उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन, और जो कानून बनाता है, लॉ बनाता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोलते हैं, तो लॉ के हिसाब से इंसान कितने तरह का होता है, दो। लॉ के हिसाब से इंसान कितने तरह का, दो। एक जो भगवान बनाता है उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन, हम लोग सब नेचुरल पर्सन है, और जो लॉ बनाता है उसको बोलते हैं क्या, आर्टिफिशियल पर्सन। बट अकाउंट्स के हिसाब से पर्सन तीन तरह का होता है। अकाउंट्स के हिसाब से पर्सन तीन तरह का होता है। कभी कोई पूछे से लॉ के हिसाब से कितना होता है, तो बोलेंगे दो, आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल। कोई नेचुरल पर्सन किसको बोलते हैं, बोला क्रिएटेड बाय गॉड, जो भगवान बनाता है उसको नेचुरल पर्सन, और जो कानून बनाता है, कानून परमिशन देता है, आज से इसको हम भी पर्सन मानते हैं। देखना आपके घर के नाम से बैंक अकाउंट खुलेगा, बट स्कूल के नाम से बैंक अकाउंट खुलेगा, तो इसका नाम स्कूल की आर्टिफिशियल पर्सन है। कॉलेज के नाम से बैंक अकाउंट खुले, तभी ना देखना इंग्लिश मीडियम का स्कूल का फीस बैंक में जमा होता है, किसके नाम से जमा होता है, स्कूल के नाम से। तो उसका उसको कानून परमिशन दिया है कि आज इस बंदे को नाम हम लोग आर्टिफिशियल मानेंगे, इसके नाम से बैंक अकाउंट खोल दो, इसके नाम से टेलीफोन दे दो, इसके नाम से जमीन खरीद लो, समझ में। बट तुम्हारे मेरे घर के नाम से होगा अकाउंट खुलेगा नहीं, मेरे कोचिंग के नाम से खुल सकता है। अगर हम इसको 1% कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवा ले तो भी आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगा। इसलिए तो बिजनेस का मालिक अलग होता है, क्लियर है। तो बताओ लॉ के हिसाब से कितने तरह का इंसान होता है, दो, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। किंतु अकाउंट्स के हिसाब से तीन तरह का पर्सन होता है। अब अकाउंट्स का बात करें तो अकाउंट्स के हिसाब से दो तो वही है, नेचुरल जो भगवान बनाता है, और एक कानून बनाता है, और तीसरा रिप्रेजेंट करता है ना, रिप्रेजेंटेड पर्सन। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेड पर्सन, जो किसी ना किसी को इनडायरेक्टली किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी इंसान को। तो तीन तरह का, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या बोले, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटिंग पर्सन, क्लियर है। चलिए तो सर नेचुरल पर्सन का एग्जांपल दीजिए, शाहरुख खान, सलमान खान, अच्छा रोहित शर्मा, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी। दादा दीदी को यहाँ भी लाए है कि नहीं। अच्छा अब बताओ सेंट जेवियर्स स्कूल आर्टिफिशियल है, इसके नाम से बैंक अकाउंट, इसको अभी भी चल रहा है स्कूल। सर जैसे बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल है। सर रिलायंस LTD एंड सर मुंबई इंडियन जो टीम है वो भी तो आर्टिफिशियल है। मुंबई इंडियन को भी लॉ परमिशन दिया है, तभी तो उसे अपने नाम से टीम को खरीदता है, टीम को बेचता है। जितना प्रॉफिट मुंबई इंडियन के नाम से आता है कि नहीं। तो ये सर क्या हो गया, ये हो गया नेचुरल पर्सन। कौन बनाया, भगवान, और ये कौन बनाया, कानून। बोलो दोनों में डिफरेंस क्लियर है। तो किसी का नाम सुने, बड़े बड़े कंपनी का नाम, बड़े बड़े स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, सब आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे बोले कैलकाटा यूनिवर्सिटी से आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून उसको परमिशन दिया, तभी तो तुम लोग को सर्टिफिकेट देता अपने नाम से। वेस्ट बंगाल बोर्ड ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है, कानून उसको परमिशन दिया, अपने नाम से बोर्ड देता आपको, तभी ना लिखा रहता वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एजुकेशन, अपने नाम से देता है। बोलो क्लियर है। तो कोई भी बोर्ड, कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर हुआ। और नेचुरल पर्सन सर किसी का भी नाम ले लो जो भगवान बनाए। अब आते हैं सर क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटिंग पर्सन। तो सर पर्सन अकाउंट्स के हिसाब से कितना होता है, तीन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। किसी प्रॉब्लम। बट लॉ के हिसाब से जो जो सब्जेक्ट पढ़ो उस हिसाब से याद रखना। तो लॉ में हमेशा दो ही होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। लॉ आप डिटेल में पढ़ोगे। अभी कुछ स्टूडेंट का जिसका CLP है और इसका नहीं है, वो बिकम से सब पढ़ना सबका सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वह डिटेल में पढ़ाएंगे।
क्लियर है? अब देखो यहाँ जो जो नाम लेंगे वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी इंसान को इंडिकेट करेगा, बोलेगा कुछ, अब इशारा किसी के पास होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे देखो, अच्छा और एक चीज, एक सेकेंड, ये बताने के पहले, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन को यहाँ देखो, ये एक्सपेंसेस पढ़े थे हम लोग और ये इनकम पढ़े थे, है ना? तो हमने इंग्लिश में एक वर्ड सीखे है, किसी वर्ड के आगे कुछ जोड़ देते उसको बोलते प्रीफिक्स, अब बाद में जोड़ते उसको सफिक्स। पढ़े ना 9-10 में कि किसी वर्ड के आगे कुछ जोड़ देते उसको क्या बोलते? प्रीफिक्स, अब बाद में जोड़ते उसको क्या बोलते? सफिक्स। अकाउंट्स में खर्चे के आगे कुछ भी जुड़ जाए या इनकम के आगे कुछ भी जुड़े, बाद में नहीं जुड़ता है, अकाउंट्स हमेशा आगे जुड़ता है। इंग्लिश में दोनों होता है, आगे भी और पीछे भी। आगे जुड़ने को बोलते प्रीफिक्स, बाद में जुड़ने को सफिक्स। बट अकाउंट्स में जब भी ऐड होगा हमेशा क्या होगा? आगे प्रीफिक्स ही होगा। तो कभी भी कोई एक्सपेंसेस और इनकम के आगे कुछ वर्ड जुड़ जाए, समझ जाना वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। क्या बोले? अभी समझाएंगे। क्या बोले? कभी भी कोई खर्च के आगे और इनकम के आगे कोई वर्ड जुटा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे देखो सैलरी है, जोड़ दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब तुम सैलरी तो जानते ही हो कि खर्च होता है, इसके आगे लगा दिया आउटस्टैंडिंग, तो सीधा बोल दो रिप्रेजेंटेटिव, रटने के लिए समझाएंगे अभी हम। क्या बोले? कभी कोई खर्च और इनकम के साथ कोई भी आगे वर्ड जुड़ा है तब वो एक्सपेंसेस नहीं है, तब वो इनकम नहीं है, क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे देखो जोड़ दिए का प्रीपेड वेजेस, तो देखो यहाँ वेजेस था, क्या जोड़ दिया? प्रीपेड। या इसके साथ भी जोड़ सकते प्रीपेड सैलरी। तो खर्चे, जितना भी खर्चा है इसके साथ आगे में कोई वर्ड आ जाए, क्या वर्ड हम समझाएंगे अभी, बट शॉर्टकट याद हो रहा? कोई भी एक्सपेंसेस और कोई भी इनकम के आगे कोई प्रीफिक्स हो जाए, ये हमेशा प्रीफिक्स ही होगा, तब वो एक्सपेंसेस नहीं रहेगा, तब वो इनकम नहीं रहेगा, तब वो क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बन जाएगा। जैसे देखो ये एक्सपेंसेस में लगाया कि नहीं, अब इनकम में करे डिस्काउंट रिसीव, देखो यहाँ का लिखे एक्रूड इंटरेस्ट, इसके साथ इंटरेस्ट रिसीव, तब क्या बोले? एक्रूड। क्या पढ़ेंगे? एक्रूड। अभी समझाएंगे बट अभी याद करते हैं एक्रूड। इसी तरह से प्रिसीव, रेंट, देखो रेंट था यहाँ, अच्छा यहाँ रेंट, बट ये रेंट, इसके यहाँ भी रेंट रिसीव भी हो सकता था कि नहीं? यहाँ एक तो रेंट रिसीव तो भी तो इनकम होता, तो मान लो ये प्रिसीव रेंट। तो बताओ ठीक से देखो, अभी समझाएंगे बट शॉर्टकट याद करो। ये एक्सपेंसेस है, उसके आगे प्रीफिक्स है, तो सर अभी एक्सपेंसेस नहीं है, क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। सही, दोनों इनकम है बट अभी इनकम नहीं है, क्या है? सर इसके आगे प्रीफिक्स है। तो क्या सीखे? किसी भी एक्सपेंसेस, किसी भी इनकम के आगे कोई वर्ड लग जाए, वो वर्ड मान लो हमको पता नहीं है हम लोग को, बट इतना पता शॉर्टकट सीख गया है, वर्ड लगा तो सीधा बोलेंगे वो एक्सपेंसेस इनकम नहीं है, क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर है? जैसे आउटस्टैंडिंग लगा तो यहाँ भी तो लग सकता है आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग क्लीनिंग चार्ज, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम एक में सिखाया, आपको सब में कर सकते हो, किसी प्रॉब्लम? 5-4 याद हुआ? अभी समझाएंगे। क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड वेजेस, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रिसीव रेंट। क्या बोले? आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड वेजेस, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रिसीव रेंट। किसी प्रॉब्लम? जल्दी से याद करिए, पूछेंगे, बिना पूछे तो काम बनेगा नहीं, जल्दी। चलिए अब 2 मिनट शांत रहिए, अभी 4 वर्ड समझा रहे हैं, बट सब वर्ड सब ट्रांसपेरेंस का हिस्सा है, बट मजबूरी है, पढ़ा रहे तो थोड़ा याद हो गया, आप थोड़ा समझो, है ना? आराम से अभी 10 मिनट का खत्म करें तो आज मेरा चार्ट पूरा खत्म, पक्का 8 बजे तक टाइम है, टेंशन नहीं। सुनो, अब थोड़ा सुनो और थोड़ा समझो, अरे फिर बातचीत होगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, आराम से। सर मेरे कंपनी में ये ए काम करता है, ये बी काम करता है, ये सी काम करता है, सर और कितना काम करवाइएगा, इसको काट लीजिए। हाँ, जादू है, जादू, जादू है, जादू। हो गया।
क्या क्या? सब दुर्गा पूजा में थल के चल रहा है बाबा। आया, अब सुनिए थोड़ा हंसी मजाक पर बात में सुनिए। ABCDEFGHI मतलब कितना है? 4 4 8 1 9 बंदा है कि नहीं? तो इससे 9 मेरे कंपनी में काम करता है। सबका सर 10,000 सैलरी है। सबका क्या है? 10,000 रुपया सैलरी है। हर महीना 1 से 10 तारीख तक पेमेंट करते हैं। तो सर इस महीना इसको पेमेंट किए, इसको पेमेंट किए, इसको हाथ जोड़ लिए, भैया अगले महीना देंगे, थोड़ा पैसा नहीं है। ऐसा हो सकता है? हाँ, कंपनी में रहता है कि नहीं? तो सर सबको दिए, आई को पेमेंट नहीं कर पाए क्राइसिस के कारण। तो ये लोग जो पेमेंट किए ऑन टाइम सैलरी बोलेंगे। अकाउंट्स बोलता है ऑन टाइम कोई भी खर्चा हो जाए उसका नाम बोलो, बट इसको तो नहीं दे पाए तो इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। जब भी कोई खर्चा ऑन टाइम पेमेंट नहीं किए, बाकी रह गया, फ्यूचर में तुम दोगे, उसके आगे जोड़ना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल इस महीना भरना था, हम भरना भूल गए, तो क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। सर किसी का वेजेस देना था, नहीं दिए, क्या बोले? आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा ये इंडिकेट करेगा वो खर्चा हो चुका है बट अभी तक पेमेंट नहीं की। तो बताओ आउटस्टैंडिंग किसी न किसी इंसानी को इंडिकेट कर रहा है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है हमारे कंपनी में जितना भी एम्प्लॉय है, कोई एक एम्प्लॉय जिसको हम दिए तो इनडायरेक्टली हमको देना पड़ेगा। तो मन में क्या था? आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलने का मतलब क्या था? मन में किसी ना किसी का पर्सन का याद आ रहा, एम्प्लॉय का। इसका आउटस्टैंडिंग भी किसी पर्सन को ही क्या करता है? इंडिकेट करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बोलो किसी को प्रॉब्लम? आउटस्टैंडिंग सबको क्लियर हुआ? किसी के साथ जुटे तो क्या समझ में आएंगे? वो खर्चा अभी तक पेमेंट। खाली सैलरी लिखने का मतलब पेमेंट हो चुका, वेजेस लिखने का मतलब हो चुका, सैलरी लिखने का मतलब हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब हो चुका। जैसे लिख दिया आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी मतलब खर्च हो चुका बट पेमेंट बाकी है, फ्यूचर में देंगे। आगे बढ़ सकते हैं? अब ठीक से सुने फिर। सर ये लोग का सैलरी कितना है? 10,000। हर महीना 1 से 10 तारीख तक पेमेंट करते हैं। इसको 1 से 10 तारीख पेमेंट किए, इसको 1 से इसको भी पेमेंट किए, सबको 1 से 10 तारीख तक पेमेंट किए कि नहीं? बट ये जो बंदा है इसको और 10,000 रुपया दे दिए क्योंकि बहुत स्किलफुल बंदा है। अगले बार भी काम में आए तो बोले भैया रख 10,000 रुपया अगले महीना के लिए। ये लोग बोला मेरा अगले महीना आओ ना आओ तो तुम्हारा इच्छा, आओगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं आओगे। बट इसको क्यों नहीं? स्किलफुल बंदा है। सोसाइटी में सर उसी का वैल्यू होता है, इसके पास काबिलियत होता है, तो कंपनी इसको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया। हो सकता है? अब बताओ इसका मतलब ये अगले महीना का खर्चा है, इसी महीना दे दिए, इसको बोलेंगे प्रीपेड, समय से पहले। तो कभी कोई खर्चा समय से आगे पेमेंट कर देंगे उसको बोलेंगे प्रीपेड। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड वेजेस, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं? तो कभी लिखा है प्रीपेड सैलरी मतलब अगले महीने का होगा या अगले साल का होगा, इस बार दे दिए। प्रीपेड वेजेस अगले महीना का होगा, दे दिए। अच्छा बताओ कहीं वेजेस लिखा रहे तो टाइम पर पेमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा है तो सर समय हो चुका बट पेमेंट, प्रीपेड सैलरी लिखा है तो सर समय नहीं हुआ बट पेमेंट पहले कर दी। तो बताओ प्रीपेड सैलरी भी किसी ना किसी को दिए होंगे, उस बंदे को इंडिकेट करता होगा, इंसान को इंडिकेट करता होगा। इसका नहीं ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो बताइए 2 नाम क्लियर हुआ? आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। सर आउटस्टैंडिंग हमेशा उस खर्चे के आगे लगाएंगे जो हो चुका है बट पेमेंट नहीं हुआ। प्रीपेड जो हुआ नहीं है बट पहले पेमेंट हो गया। 2 वर्ड में किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं बिना गाली गुप्ता दिए। सब बोला सर जल्दी छोड़िए और थोड़ा सा है खत्म करके छोड़ते हैं। बोले किसी को प्रॉब्लम? आगे बढ़ सकते हैं? अब आते हैं सर खर्चे के साथ अकाउंट्स 2 वर्ड देता है। खर्चा तुम 3 ही तरह का कर सकते हो, या तो पेमेंट कर चुके हो, या तो नहीं की हो, या एडवांस में करोगे। और कोई ऑप्शन है खर्चा का? जैसे सर आपका ट्यूशन फीस आपके लिए खर्चा है, मेरे लिए इनकम है, तो आप ट्यूशन फीस 3 ही तरह का, या तो टाइम पर पेमेंट कर दोगे, या तो ड्यू रह जाएगा, क्या बोलोगे? आउटस्टैंडिंग, या तो कभी कभी कोई एडवांस देता है, प्रीपेड। और कोई ऑप्शन है? इसलिए खर्चे के साथ ये 2 वर्ड यूज करेगा, और जब टाइम पर पेमेंट करो तो खर्चा का नाम लेंगे। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह इनकम के साथ भी 2 वर्ड है।
एक्रूड एंड पेरिसिव। एक्रूड एंड सर, एक्रूड किसको बोलते हैं? इनकम हो चुका है बट अभी तक रिसीव। जैसे सर मान लेते हैं फीस के नजर से बोले तो फीस मेरे लिए क्या है? इनकम है। आपके लिए एक्सपेंसेस है, मेरे लिए इनकम है। सर अभी मान लीजिए अगस्त चल रहा, क्या चल रहा? अगस्त। अगस्त पढ़ा लिए, अब सितंबर में मान लो कोई पेमेंट करे या एडवांस पेमेंट चलता है, तो सर अगर दे दिया तो अगर मैंने नहीं दिया अभी तक तो हम तो पढ़ा चुके हैं, तो अगले महीना जो नहीं दिया उसको देना पड़ेगा क्योंकि हम सर्विस। तो जब भी कोई इनकम हो चुका है बट अभी तक रिसीव, उसको बोलेंगे एक्रूड। उस इनकम का आगे कवर्ड लगेगा एक्रूड। माने इनकम हो चुका है बट अभी तक तुम रिसीव, माने सर बैंक में इंटरेस्ट मिल चुका बट अभी तक लाने नहीं गए। सर पी रिसीव, सर समय से पहले। जैसे सर अगस्त चल रहा, हम आप लोग से रिक्वेस्ट किए तो सितंबर अक्टूबर का थोड़ा हो फीस दे दो, दुर्गा पूजा में कपड़ा खरीदेंगे, इसमें से कोई स्टूडेंट दे दिया तो मेरे लिए क्या हो गया? पी रिसीव हो गया, समय से पहले। तो बताओ पी रिसीव भी किसी ना किसी को इंडिकेट करे इंसान को, जो हमको एडवांस दिया तो हमको याद रखना पड़ेगा ये एडवांस दे चुका, या कोई नहीं दिया तब भी याद रखना पड़ेगा ये हम पढ़ा चुके, इसको भी फ्यूचर में हमसे इससे लेना है। तो एक्रूड किस कब लगते हैं? इनकम के साथ। रिसीव भी किसके साथ है? इनकम। दोनों फर्क क्या है? इनकम हो चुका है बट रिसीव एक्रूड। सर इनकम नहीं हुआ, समय से पहले रिसीव कर लिए, रिसीव। आइए तुम खर्चे की तरफ से तुम सोचो, तुम लोग का फीस क्या है? एक्सपेंसेस। समय हो चुका तुम नहीं दियो तो आउटस्टैंडिंग फीस, और उसी को हम लोग बोलेंगे एक्रूड फीस। तुम नहीं दियो तो तुम्हारे लिए आउटस्टैंडिंग, मेरे लिए क्या? अच्छा अब आते तुम फीस एडवांस दे दियो तो तुम्हारे लिए क्या? प्रीपेड, मेरे लिए रिसीव। तो इनकम के साथ दो वर्ड यूज होता है, एक्रूड और रिसीव, और एक्सपेंसेस के साथ दो, ये फिक्स है। क्लियर हुआ? तो चारों किसी ना किसी इंसान को इंडिकेट कर रहा है। अब आते हैं लास्ट। सर क्या ये कैपिटल किसी को इंडिकेट कर रहा है? हाँ, मालिक को। ये भी इंसान को इंडिकेट कर रहा है। सर ये भी किसी को इंडिकेट कर रहा है? हाँ, आर्टिफिशियल पर्सन को, बैंक को। ये किसी को इंडिकेट कर रहा? हाँ, नेचुरल पर्सन ए को। ये किसी को इंडिकेट कर रहा? हाँ, कस्टमर को भी इंसान होगा, नेचुरल पर्सन, है कि नहीं? अच्छा ये किसी को इंडिकेट कर रहा है, कौन किसी को? इसको, किसको? सप्लायर को, नेचुरल पर्सन को। तो जो भी इंसान को इंडिकेट करे सब रिप्रेजेंटेटिव है। ये चार्ट तो हो ही गया। काका देखो, कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव। सर किसको इंडिकेट कर, कोई पूछे तो मालिक को। मालिक का पैसा जैसे कैपिटल तो मालिक याद आता है। सर दूसरा बताइए, बैंक लोन, आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा बताइए, ए लोन, ए का याद आता है। समझ में आ रहा? इसमें भी है, इसमें भी है, ये सब रिप्रेजेंटेटिव है। सर यहाँ बताइए, डेटर। अच्छा क्रेडिटर है, फिर आया अच्छा क्रेडिटर और साथ में बैंक ओवरड्राफ्ट। बोले थे ना बैंक को इंडिकेट कर रहा। बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने ज्यादा पैसा निकाली, किसको इंडिकेट कर रहा? बैंक को। यहाँ क्लियर हुआ? यहाँ आएंगे सर, यहाँ का अच्छा ये भी बैंक आएगा। ये बैंक का मतलब पता है? बैंक बैलेंस। दो ना बताए थे हम, यहाँ दो बताए थे। जब केवल बैंक, अच्छा वो कहाँ चल गया, उड़ा दिया, हटा दिया। अच्छा तो बैंक में दो तरह, या तो बैंक बैलेंस होगा या तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। बैंक बैलेंस को केवल बैंक भी बोलते हैं। तो ये बैंक है, ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है? आर्टिफिशियल पर्सन को। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? नेचुरल पर्सन को। दो को लिखिए, बैंक एंड डेटर। सर 11 ठो है, अच्छा से रट लीजिएगा। ये 11 ठो सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। किसी ना किसी इंसान को या तो वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा या तो नेचुरल पर्सन होगा जिसको इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है? तो सर ये पूरा चार्ट कंप्लीट बन का पूछना है, याद कर नहीं। ये पूरा 11 अभी सुनेंगे नहीं तो मेरे को नींद नहीं आएगा। हाँ बोले, सपना बोलेंगे, बोलो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा बोलो समझ में आए? सुनिए, घर में जाके उसको फेयर करिएगा, बैठ के याद करके नेक्स्ट क्लास में आइएगा तो आगे का समझ में आएगा, नहीं तो माथे के ऊपर से आएगा। क्लियर है? इतना याद करके आएगा, जो डाउट है फिर एक बार पूछ लिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज याद रखते हैं? तो चलिए तब आज के लिए जय हिंद। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब खैर।